Greetings everyone, my name is KS Deepak and on behalf of Sheila IAS, I welcome you all in today's news analysis. Today we will be discussing 5 articles, to be specific 4 news articles and 1 op-ed article of the Hindu's Delhi edition. So which are those articles? Let's see. First, Supreme Court upholds the power of PMLA. So we will be seeing what is PMLA, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. सेकेंड, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. तो अगेन यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है, उसे अचीव करने की क्या सिग्निफिकेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवर द ईयर्स क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, दैट इज समथिंग विच वी विल बी सीइंग हियर. देन हेपेटाइटिस क्या है. बाय द वे टुडे इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. सो हेपेटाइटिस क्या है, ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, कैसे उसे क्योर करते हैं, क्या क्या टाइप्स के हैं, कौन सा वायरस है, ऑल दिस थिंग्स वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस सेक्शन. एंड द फोर्थ वन इज़ ऑन मंकी पॉक्स. तो अगेन मंकी पॉक्स का केस इंडिया में आया हुआ है, इट्स स्प्रेडिंग. सो व्हाट इज मंकी पॉक्स, कैसे टाइप का वायरस है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी वुड बी डिस्कसिंग हियर. एंड एट लास्ट वी वुड बी डिस्कसिंग 4G कवरेज. हियर वी वुड बी सीइंग द जनरेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या क्या जनरेशंस रही हैं, दी जीरो टेक्नोलॉजी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी वुड बी कवरिंग इन दिस आर्टिकल. सो स्टे ट्यून्ड, let's cover it one by one, starting with our first article which is on PMLA. So again PMLA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. इसे जानने से पहले what we need to know is मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है. So let's see मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है. So मनी लॉन्ड्रिंग इज काइंड ऑफ एन प्रोसेस. इसमें क्या होता है कि जो भी डर्टी अमाउंट होता है उसे आप फाइनेंशियल सिस्टम्स में इंटीग्रेट करते हो, आप इकोनॉमी में इंटीग्रेट करते हो, यू मेक द इलीगल मनी लीगल. दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग टू बी बेसिक. मोटा मोटी जो डेफिनेशन है सिंपल लैंग्वेज में वो यही है. अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है इट इज़ डन इन स्टेजेस. इट्स नॉट एन वन वे प्रोसेस, इट्स नॉट एन वन स्टेप प्रोसेस, इट्स डन इन स्टेजेस. ये स्टेजेस को पहले समझते हैं. जनरली देयर आर 3 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज द प्लेसमेंट, सेकेंड लेयरिंग और थर्ड इंटीग्रेशन. अब ये क्या क्या है, लेट्स सी. तो फर्स्ट जो डर्टी मनी है, जो कि काफ़ी सारे इश्यूज़ के कारण हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग्स से आया हो या ब्लैकमेलिंग से आया हो या टेरर फाइनेंसिंग, ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स से जो भी पैसे आए हैं, ऑल दोस मनीज आर कलेक्टेड और उसे फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है. अब ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फॉर एग्जांपल बैंक्स जैसे सिस्टम या जो कि फाइनेंशियल सिस्टम के बेडरॉक हैं उन पे इंटीग्रेट किया जाता है. एंड दैट इज़ फर्स्ट प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं प्लेसमेंट. वंस जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट हो गए, देन उस पर लेयरिंग करना है. क्यों? क्योंकि अगर लेयरिंग ना किया जाए देन ईडी जैसे एजेंसीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे एजेंसीज क्या कर सकते हैं, उस पर सोर्स ढूंढ के वो वापस सोर्स को ट्रैक कर सकते हैं. एंड टू ब्रेक द साइकिल, टू ब्रेक द ट्रैकेबिलिटी ऑफ दिस डर्टी मनी, व्हाट दे डू इज समथिंग नोन एज लेयरिंग. क्या होता है यहाँ पे कि जो पैसा है वो पहले कंपनी एक्स, एक नाइब ऑफ शेल कंपनी हो सकता है या और कोई भी टाइप का कंपनी हो सके, उस पर ट्रांसफ़र करते हैं. नाउ दिस इज़ समथिंग जो कि ऑफशोर बैंक में उनका अकाउंट होता है. अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि अगर जो पैसा है इंडियन गवर्नमेंट के कोई बैंक में या इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही कोई बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे जुडिक्शन इंडियन गवर्नमेंट का है. इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो वहाँ पे डाटा निकाल सकते हैं, वो वहाँ पे कोर्सिव मेजर्स ले सकते हैं. बट ऑफशोर बैंक में दूसरा कंट्री में होने से क्या फ़ायदा होता है कि वो लोगों को दूसरे कंट्री के रूल्स होते हैं और वहाँ से जब डाटा आपको पहले हमारे कंट्री में लाना होता है तो देयर इज़ इश्यूज ऑफ डाटा एंड प्राइवेसी. सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण जनरली व्हाट दे डू इज़ दैट दे ट्रांसफ़र मनी इनटू एन ऑफशोर बैंक. देन ये जो ऑफशोर बैंक है उससे दे ट्रांसफर इट टू कंपनी वाई, एंड कंपनी वाई क्या करता है, एक इनवॉइस प्रोवाइड करता है. इनवॉइस क्या है, इट्स काइंड ऑफ एन रिसिप्ट. तो यहाँ पे इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं कंपनी एक्स के पास. तो कंपनी एक्स के पास जो पैसे जो ट्रांजैक्शन हुए उसके पास अभी उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक ट्रांजैक्शन है जो कि उन लोग सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दिखा सकते हैं कि सर देखिए हमारा जो पैसा है वो लीगल है. सो दैट इज़ नॉन एज लेयरिंग. नाउ वंस दैट सिस्टम इज डन, वंस दैट लेयर इज डन, व्हाट दे डू इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इट्स क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. क्या करते हैं कि जो पैसा है जो कि लेयर्ड है, इट्स मोर लाइक अभी लीगल हो गया है ये जो पैसा, ये पैसा क्या करते हैं, ये फॉर एग्जांपल जो एसेट्स हैं जैसे कि रियल स्टेट में हो गए या लक्जरी इश्यूज़ हो गए या प्लेन्स हो गए या ऑल अदर सॉर्ट ऑफ NGOs, हॉस्पिटल्स और दोज काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वो लगा लेते हैं.
इससे क्या होता है कि जो ये डर्टी मनी है ये अभी इकोनॉमी में अंदर ही अंदर घुस चुका है अभी। अब इकोनॉमी से अंदर ही अंदर जो रियल एस्टेट से इनसे निकालना है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो मनी लॉन्ड्रिंग का जो साइकिल है कुछ हद तक ऐसे चलता है। नाउ टू बी फ्रैंक, जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो केस टू केस वैरी करता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग्स के हिसाब से है, ड्रग्स के लिए है, तो वहाँ पे वी हैव समथिंग नॉन एज मनी म्यूल्स, मनी म्यूल्स, जहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस है वो एक साथ नहीं करके छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करते हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो ट्रैक ना कर पाए, बट दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के स्कोप के लिए दिस प्रोसेस इज सफिशिएंट। नाउ लेट्स सी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे जो मेजर इश्यूज कौन से हैं, स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो इश्यूज हैं जो कि है टेरर फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन। पहले प्रोलिफरेशन पे बात करते हैं। तो प्रोलिफरेशन क्या होता है? प्रोलिफरेशन मतलब फैलाना। प्रोलिफरेशन आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन जिसे मैं एब्रीवेट कर रहा हूँ HP पे, एंड एक होता है वर्टिकल प्रोलिफरेशन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन क्या है? फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं, पार्टी A एंड पार्टी B। पार्टी A के पास वेपन्स हैं वो जो कि पार्टी B के पास नहीं है। अगर वो वेपन्स जो कि पार्टी A के पास है वो पार्टी B को देते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। वर्टिकल प्रोलिफरेशन मतलब पार्टी A जिसके पास वेपन्स है वो अपने जो वेपन्स के नंबर्स हैं, उसके कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं वर्टिकल प्रोलिफरेशन। यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन है दैट इज स्पेसिफिक टू सम काइंड ऑफ वेपन्स, जिसे कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब क्या है ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? फॉर एग्जाम्पल केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, रेडियोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ये जो टाइप के वेपन्स है इसे कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, वो पहले पैसा रेज करते हैं, फिर उसे छुपाते हैं और काइंड ऑफ लेयरिंग करते हैं, देन उसके बाद उसे प्रोक्योर करते हैं, वो खरीदते हैं। सो दिस इज़ द जनरल प्रोसीजर हियर। जबकि अगर आप यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग में आएंगे, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये सब जो एजेंसीज़ हैं, ये सब जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये सब क्या करते हैं? फर्स्ट दे रेज द मनी, देन दे स्टोर इट एंड दे मूव। क्योंकि आपको ह्यूज सम चाहिए होता है तो दे स्टोर इट, देन मूव एंड फाइनली दे यूज इट। सो दैट्स हाउ मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग जो है टेरर फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग करता है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी पार्टी रहे ओवर द ईयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एन strong stand against this money laundering because it kind of erodes the integrity of the nation. So that is why government of India is having a tough stand against money laundering. अब मनी लॉन्ड्रिंग समझने के बाद अब हम लोग चल सकते हैं PMLA के पास, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो ये बेसिक एक्ट है दिस केम बैक इन 2002 में ही आ गया था ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अब ये जो एक्ट है ये अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, तो हमें ये जो इश्यूज़ क्या हैं वो देखना ज़रूरी है। तो लेट्स सी कि ये इश्यूज़ कौन से हैं। तो जो पहला इशू है दैट इज़ प्रॉब्लम्स विद द लॉ। अब लॉ से क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो यहाँ पे बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम ये कि जो मैंडेट है, ये जो जब लॉ लाया गया था तो जो इश्यूज़ थे, जो मैंडेट थे, वो 6 लेजिस्लेशन से सोर्स था। 6 लेजिस्लेशन थे जिसके बेसिस पे उनका मैंडेट था। अब वो मैंडेट जो है 6 लेजिस्लेशन से बढ़ाकर 30 लेजिस्लेशंस ला दिया गया है। अब मैंडेट आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियली बड़ा है, तो मतलब कि ईडी जैसी जो एजेंसीज है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उनके पास जो पावर है और जो मैंडेट है वो बढ़ गया है। दैट इज़ द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू इज़ मनी बिल। मनी बिल हम लोग देखेंगे आगे के स्टेज में कि जो अमेंडमेंट लाया जा रहा था वो क्या इशू है। तो सेकेंड इशू इज मनी बिल, द अमेंडमेंट थ्रू मनी बिल। थर्ड, ये जो लॉ है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जनरली इट शुड हैव इट्स मैंडेट, इट शुड हैव पावर्स फ्रॉम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, CRPC। पर ईडी के लिए क्या है? ईडी का अपना सेपरेट मैनुअल है जिसे कहते हैं ईडी मैनुअल, ईडी मैनुअल। अब ईडी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ईडी के पास जो पावर्स हैं वो CRPC से लिए जाने थे, पर उनके पास अपना मैनुअल है जो कि ईडी वाले ही बनाते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्टेक है, उनके पास उन लोग खुद से मैंडेट बनाते हैं, वो खुद से मैंडेट बढ़ाते हैं और खुद से अमेंडमेंट भी लाते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक इशू विद द लॉ। सेकेंड इशू इज़ स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस। अब यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं?
बेल कंडीशंस के लिए दो क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे। पहला कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनके पास सफिशिएंट टाइम दिया जाए, उनको सफिशिएंट अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट रिसोर्सेज दिया जाए ताकि वो प्रूव कर पाए कि ये जो एक्यूज हैं वो गिल्टी है। सेकेंड कि जो आदमी जिनके ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए हैं उनके ऊपर कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर कोर्ट को लगे कि सफिशिएंट रीजंस है बिलीव करने के लिए कि जो एक्यूज हैं वो गिल्टी नहीं है, तभी जाके वो बेल प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सेकेंड कंडीशन है जो कि डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का, इट इज़ नॉट देयर यूएपीए में भी। यूएपीए जो है वो इंडिया का मेजर टेरर प्रिवेंटिंग लॉ है, वहाँ पे भी ये जो सेकेंड कंडीशन है ये नहीं है बेल के लिए। तो यहाँ पे इतना बेल स्ट्रॉन्ग बनाना, दैट इज़ द इशू विथ सम क्रिटिक्स। ओके, वो कहते हैं कि जहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग के जो बेल्स हैं, टेरर फाइनेंसिंग के जो केस है उसमें भी बेल प्रोवाइड करने के लिए सेकेंड क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे आप इतना स्ट्रिंजेंट कैसे बना सकते हो, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बेल कंडीशंस कैसे ला सकते हो। अनदर इशू इज़ दियर, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास सफिशिएंट अमाउंट और सफिशिएंट टाइम देना ताकि वो प्रूव कर सके जो एक्यूज हैं वो गिल्टी हैं। यहाँ पे कल हमने परसों हमने जो न्यूज़ एनालिसिस किए थे उसमें हम लोगों ने सीखा देयर इज प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मतलब जब तक आप इनोसेंट, जब तक आपका जो भी एक्यूशन है वो प्रूव नहीं किया जाता है, यू आर इनोसेंट, राइट। जब तक आप गिल्टी नहीं प्रूव किए जाते हो, यू आर इनोसेंट। यहाँ पे वहाँ पे जो एक्यूशंस है, जनरली जो एक्यूशंस, अगर कोई मेरे ऊपर एक्यूशन लगाता है तो वो उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो जो एक्यूशंस है वो उसे प्रूव करें। यहाँ पे अगर कोई आदमी मेरे ऊपर एक्यूशन लगाता है तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दिस इज माई हेडेक टू प्रूव दैट आई एम इनोसेंट। तो ये जो ऑनर्स है टू प्रूव द इनोसेंस इज शिफ्टिंग फ्रॉम द वन हु इज एक्यूजिंग मी टू द वन हु इज सपोजिटली गिल्टी। ओके, सो ये एक इशू है ये लॉ के साथ। थर्ड इज वे ऑफ अमेंडिंग। तो जैसे मैंने बोला मनी बिल, तो जो भी अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं वो मनी बिल के थ्रू है। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई आपका बिल आता है, जो बिल आता है वो बिल लोकसभा में जाता है, लोकसभा में वोटिंग्स होती हैं, डिबेट्स होते हैं, देन उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में जाने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं और साइन करने के बाद जो बिल है वो बन जाता है एक्ट, जो बिल है वो कानून बन जाता है। अब ये प्रोसेस है जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं। मनी लॉ क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट टाइप ऑफ बिल्स हैं जिसे कहते हैं मनी बिल, उस पर स्पेसिफिक कंडीशंस भी है जो कि आर्टिकल 110 पे दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई बिल जो है मनी बिल है कि नहीं। अब गवर्नमेंट ये जो अमेंडमेंट्स लाए वो मनी बिल के थ्रू क्यों लाएं, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके पास जो है लोकसभा में मेजॉरिटी है पर राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। और मनी बिल में जो राज्यसभा के पास जो वोटिंग के जो पावर्स रहते हैं, राज्यसभा के पास जो अमेंडमेंट्स करने के जो पावर्स रहते हैं वो छीन लिया जाता है। डायरेक्टली वो बिल लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता तो है पर वो वोटिंग नहीं कर सकते, वो उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, पूरा जो पावर्स है वो लोकसभा के पास रहता है, देन वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास चले जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऑपोजिशन पार्टीज़ को कॉन्फ्रेंस में नहीं ले रहे हो, आप ऑपोजिशन पार्टीज़ के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज, मेजर एलिगेशन जो कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं उस पर अगेंस्ट मेजर एलिगेशन यही है। लेट मी कोट यू अनदर एग्जांपल। ये जो अमेंडमेंट्स थे, बेल कंडीशंस जो इतने स्ट्रिंजेंट है वो पहले से ही थे, पहले से ही उन्होंने लाया था। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बेल कंडीशंस है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है करार दे दिया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब वो जो बेल कंडीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है, ओके, और इस कारण उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2018 में एक मनी बिल के थ्रू फिर से वो अमेंडमेंट्स लाए और अभी वापस वो अमेंडमेंट्स आ गए। तो जो अमेंडमेंट्स पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर चुके थे उसको और तोड़ मरोड़ के नया बना के वो फिर से लाए हैं एज एन मनी बिल। तो ये जो काइंड ऑफ ट्रांजिशन है दैट इज समथिंग जो कि क्रिटिक्स इसके अगेंस्ट है। क्रिटिक्स आर क्लियरली सेइंग दिस इज एन अब्यूज ऑफ पावर। फोर्थ इज द अब्यूज ऑफ लॉ। अब कैसे है ये अब्यूज ऑफ लॉ, जहाँ पे आप इतना स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे जो मैंडेट है वो आप एक्सपोनेंशियली रेज कर रहे हो, और जहाँ पे जवाबदेही नहीं है, वहाँ पे आप आंसरेबल नहीं कर रहे हो वो इंस्टीट्यूशंस को, देन वी आर हैविंग एन स्कोप ऑफ अब्यूज ऑफ लॉ। जब भी देयर इज एन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और जिसके पास ज़्यादा पावर्स हैं उस पर आप जवाबदेही नहीं बना रहे हो, उसको आप आंसरेबल नहीं बना रहे हो, उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है,
उस पर ज़्यादा पावर्स दे रहे हो, देन देर इज़ ऑलवेज स्कोप दैट दिस पावर्स कुड बी मिसयूज। और सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे लगातार ईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स, ईडी और सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पे लगातार एलिगेशंस लगाए जाते हैं अपोजिशन पार्टीज़ के थ्रू कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्टी है जो कि सेंट्रल में है, वो एक काइंड ऑफ डिफेमेट करने के लिए ये जो एजेंसीज हैं इसे यूज़ करते हैं, उनको डीमोरलाइज करने के लिए ये जो एजेंसीज है इसे यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द मेजर एलिगेशन ये जो एजेंसीज के कारण। सो वी नीड टू चेक कि जो मैंडेट है वो कैसे बढ़ाया जा रहा है, उसे चेक किया जा रहा है, उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनको भी कॉन्फिडेंस में लाया जाए। सो दीज आर द बेसिक इश्यूज़ जिसके कारण ये जो लॉ है वापस सुर्खियाँ बटोर रहा है। नाउ let's move to our second article, which is replacement level fertility. Now replacement level fertility समझने से पहले हमें ये समझना है कि जो population control है उसे समझने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स बोले आप, इंडिकेटर्स बोले, क्राइटेरियाज बोले, 3 हैं। फर्स्ट इज फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब 100 वुमेंस में जो कि 15 to 44 एज ग्रुप है, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उसमें कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हैं उसे कहते हैं फर्टिलिटी रेट। जबकि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, जो कि एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या है? ये है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड तक कितने एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आए, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज नॉट इक्वल टू फर्टिलिटी रेट, प्लीज कीप दैट इन माइंड। देन वी आर हैविंग रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट क्या है? रिप्लेसमेंट रेट वो रेट है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है कोई एक स्पेसिफिक जनरेशन का, वो एज इट इज़ रिप्लेनिश हो जाता है, एज इट इज़ रिप्रोड्यूस हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, वो एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस हो जाता है, एग्जैक्टली रिप्लेस हो जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एंड दैट रेट इज नोन एज रिप्लेसमेंट रेट। यूएन के माने तो ये जो रिप्लेसमेंट रेट है, रिप्लेसमेंट रेट लेवल फर्टिलिटी जो है वो है 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन। ये यूएन का दिया हुआ आंकड़ा है। और आप अगर आपको इसको और समझना है तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ यू आर हैविंग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, देन जो एज स्ट्रक्चर है, उसका आप शेप देखोगे, देयर इज समथिंग काइंड ऑफ पिलर काइंड ऑफ एज स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ओल्ड एज आदमी लोग काफ़ी कम होते हैं और जो यंग एज है वो बढ़ जाते हैं। जबकि अगर जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बिलो इट्स हैविंग एंड बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, देन वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज मशरूम शेप। मशरूम शेप में क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो आदमी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, सो दीज आर द डिस्टिंक्शन, दीज आर द इश्यूज विद रिप्लेसमेंट रेट। फाइन, विद दैट लेट्स सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जनरली कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है। नाउ पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेशर्स जो हैं जनरली हम लोग 3 क्राइटेरियाज में, 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अ सोशल मेशर, सेकेंड इकोनॉमिक मेशर एंड थर्ड अदर मेशर्स। सोशल मेशर्स में क्या है? सोसाइटल इम्पैक्ट, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, लेट मी राइट इट डाउन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, उनको एजुकेट करना, एजुकेशन, ओके, उनको फैमिली प्लानिंग बताना, फैमिली प्लानिंग, ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें आती हैं सोशल मेशर्स में। इकोनॉमिक मेशर्स में फॉर एग्जांपल आप उसे जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हो, 2 बच्चे हैं तो ये फलाना इंसेंटिव, 1 बच्चा है तो ये फलाना इंसेंटिव, तो ये टाइप ऑफ जो मेशर्स हैं वो सब इकोनॉमिक मेशर्स में आ जाते हैं। अदर मेशर्स में बाकी और डिफरेंट टाइप्स जो भी बाकी सब हैं वो सब अदर मेशर्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हो, एनजीओस को लाके समझा रहे हो, आप उसे स्टेरिलाइज करने के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हो, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स सब कहाँ आ जाते हैं? अदर मेशर्स में। सो दीज आर द बेसिक क्राइटेरियाज हाउ पॉपुलेशन कंट्रोल इज डन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इनिशिएटिव्स रहे हैं ओवर द ईयर्स। तो देखते हैं कि कौन से हैं मेजर इनिशिएटिव्स, बिकॉज यूपीएससी के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर इनिशिएटिव्स? फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन 360 डिग्री मीडिया कैंपेन, काफ़ी और मीडिया एड्स आप देखे होंगे ओवर द ईयर्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब उनकी कैंपेन के बनाया चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग इज द कंसिडरेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड वेसेक्टोमी फोर्टनाइट। एक डे घोषित करना, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जब किसी एक चीज़ को एक डे घोषित करते हो तो उसको जो अवेयरनेस है वो बढ़ता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ है। देन वी आर हैविंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल सास बहू सम्मेलन,
ये सब जो थिंग्स थे ये सब प्रमोशन करते थे। ये नुक्कड़ काइंड ऑफ चीज़ें क्या होते हैं, वो गली गली में जाते हैं, नुक्कड़ करते हैं, उस पर अवेयरनेस फैलाते हैं। सो दैट कम्स अंडर प्रमोशनल एक्टिविटीज़। देन वी आर हैविंग मिशन परिवार विकास। यहाँ पे क्या करते थे कि जो एरियाज जो सेक्शंस है जहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी हाई हो, वहाँ पे कॉन्ट्रसेप्शंस यूज़ करना, वहाँ पे कॉन्ट्रसेप्टिव मेजर्स को अवेयरनेस फैलाना, दैट वाज अ मिशन अंडर दिस इनिशिएटिव। देन न्यू कॉन्ट्रसेप्टिव चॉइसेस। जो इनिशियली जो कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइसेस थे वो काफ़ी रिस्की थे, पर ओवर द ईयर्स कॉन्ट्रसेप्टिव चॉइसेस बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली वी आर हैविंग पोस्ट पार्टम IUCD, ये नया लॉन्च्ड कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइस था। और ऐसे जैसे नए डिवाइसेस ओवर द ईयर्स आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स में लॉन्च किए ताकि जो वेलफेयर है वो बरकरार रहे। फाइन। एंड फाइनली नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी स्कीम। अब ये क्या था, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने स्टेरिलाइजेशन किया है और स्टेरिलाइजेशन की वजह से आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, आपका डेथ होता है या आपको और कोई इंजरी होता है, तो उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम था। सो बिकॉज ऑफ ऑल द स्कीम्स वी हैव अचीव्ड द टोटल रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी टुडे। तो ये सब स्कीम्स का ही कराया है अभी का जो अचीवमेंट है। फाइन। एंड विद दैट लेट्स मूव टू अवर थर्ड आर्टिकल, जो कि है हेपेटाइटिस के ऊपर। जिसे मैंने 2 बार कहा कि टुडे इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस क्या है। सो लेट्स सी हेपेटाइटिस क्या है। सो हेपेटाइटिस जो है वो इट्स काइंड ऑफ एन इन्फ्लेमेशन। कहाँ होता है ये इन्फ्लेमेशन? लिवर में। और ये जो है ये आपका अल्कोहल कंजम्पशन और काफ़ी अदर रीजंस के कारण हो सकता है, वायरल के कारण भी हो सकता है। जो वायरस है हेपेटाइटिस का वो 5 तरीके के होते हैं, या हेपेटाइटिस जो है वो 5 तरीके के होते हैं। कौन से? A, B, C, D एंड E, जिसे हम लोग कहते हैं ABCDE ऑफ हेपेटाइटिस। और ये जो 5 है ये 5 डिफरेंट वायरसेस के कारण होता है। A इज बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस A वायरस, B सेम हेपेटाइटिस B, C हेपेटाइटिस C एंड D एंड E सेम टू सेम। अब यहाँ पे A, B एंड C के लिए हमारे पास वैक्सीन है, वी आर हैविंग वैक्सीन्स। जबकि D एंड E ये जो है इनके पास, इसके लिए हमारे पास वैक्सीन्स नहीं है। यहाँ पे जो A है ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है, काफ़ी ईजिली फैलता है। एट द सेम टाइम ये काफ़ी शॉर्ट स्पैन रहता है। ओके, ये काफ़ी जल्दी क्योर भी हो जाता है जो A है। B जो है वो बॉडीली फ्लूइड से होता है, फॉर एग्जांपल ब्लड से हो सकता है या और भी काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है उसके कारण ट्रांसमिशन हो सकता है एंड दिस इज डेंजरस। इसके कारण जो लिवर है वो डैमेज हो सकता है। C अगेन मेडिकल इक्विपमेंट से, ब्लड से, ये सब चीज़ों के कारण C हो सकता है। जो D है, D इज़ मोर और लेस रेयर। क्यों? D उन पे होता है जिनके पास हेपेटाइटिस B है। जो लोग हेपेटाइटिस B से गुजर रहे हैं उनको होता है D हेपेटाइटिस D। सो इट्स काइंड ऑफ एन रेयर। एंड E अगेन कंटेमिनेटेड वाटर एंड ड्रिंकिंग के कारण होता है। So now it is important that you understand this kind of divisions, this kind of variation. That is important from UPSC's perspective. And with that, let's move to our 4th article, which is on monkeypox. Monkeypox virus. क्या है monkeypox virus? क्यों है? कैसे ट्रांसमिशन होते हैं? वो हम अभी देखने जा रहे हैं। So let's start. What is monkeypox virus? So जो monkeypox virus है, it's called as zoonotic virus. Zoonotic. अब जूनोटिक वायरस का क्या मतलब? जूनोटिक वायरस का मतलब कि जो इनिशियल ट्रांसमिशन होता है वो एनिमल से ह्यूमंस में होता है, दैट इज नोन एज जूनोटिक वायरस। अब यहाँ पे जो वायरस है ये भी उसमें 2 क्लैड्स हैं। देर इज समथिंग इन सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में एक क्लैड है और दूसरा वेस्ट अफ्रीका है। अब अगेन इस क्लास के जो डिटेल्स हैं, इस क्लास में क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी's पर्सपेक्टिव। आपको ये जानना ज़रूरी है दैट इज़ इट्स जूनोटिक, दैट मीन्स वो एनिमल से ह्यूमंस के ऊपर स्प्रेड होता है एंड 2 टाइप के क्लास होते हैं। नाउ ये कौन सा टाइप का वायरस है? इट्स एन ड्वेल स्ट्रैंडेड DNA। इट्स एन ड्वेल स्ट्रैंडेड DNA। It's an dual stranded DNA. That is the type of virus. अब होस्ट कौन है? इसके जो नेचुरल होस्ट है वो कौन है? नाउ टू बी क्लियर, नेचुरल होस्ट जो है ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस चलते आते हैं, रिसर्च चलते आता है और नए नए होस्ट हम लोग पाते हैं। जनरली
स्क्वेरल्स हैं, रैट्स हैं, ये सब जो है ये दे आर दी नेचुरल होस्ट फॉर मंकी पॉक्स वायरस। आउटब्रेक की बात करें, आउटब्रेक जैसे मैंने कहा पहले अफ्रीका में आया था, उसके बाद अभी ओवर द ईयर्स फैला है, ओवर द ईयर्स अभी इंडिया में भी उसका आउटब्रेक हुआ है, इंडिया में भी हम केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं मंकी पॉक्स का। एंड फाइनली ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन अगेन टू बी क्लियर, पहले वो एनिमल से ह्यूमंस में जाता है एंड फिर ह्यूमन से ह्यूमंस तक जाता है। अब ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक और जो बॉडली फ्लूइड्स है उसके थ्रू ये ट्रांसमिशन हो सकता है। सो दैट इज़ द हिस्ट्री, दैट इज़ द कुंडली ऑफ मंकी पॉक्स। नाउ विद दैट लेट्स मूव टू द स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। स्टेजेस क्या हैं, क्योंकि जो आर्टिकल है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ICMR है उन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए बिड्स लॉन्च की हैं, तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो जनरली 6 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज नॉन एज एक्सप्लोरेटरी स्टेज, यहाँ पे क्लिनिकल स्टेज, प्योरली क्लिनिकल स्टेज, जो बेसिक रिसर्च है जहाँ पे वायरस से स्ट्रैंड लिया जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है, दैट इज समथिंग नॉन एज एक्सप्लोरेटरी स्टेज, जो कि 2 से 4 साल तक चलता है, 2 to 4 years। देन वी आर हैविंग प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज में क्या होता है, समथिंग नॉन एज चैलेंज स्टडीज होता है। चैलेंज स्टडीज़, ये क्या है चैलेंज स्टडीज़? यहाँ पे जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, वो ह्यूमंस पे यूज़ नहीं करके एनिमल्स पे यूज़ करते हैं, मंकीज़ पे, रैबिट्स पे, माउस पे, रैट्स पे, इन पे यूज़ करते हैं। और उनको एक बार वैक्सीन प्रोवाइड करने के बाद वो क्या करते हैं, वो वायरस के आगे छोड़ देते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, और देखते हैं कि क्या वो वैक्सीनेटेड जो रैट है, वैक्सीनेटेड जो एनिमल है, वो डिफेंड कर पा रहा है कि नहीं। सो दैट इज़ समथिंग नॉन एज चैलेंज स्टडीज़, जो कि प्री क्लिनिकल स्टेज में होता है। Then we are having clinical development. अगर सब चीज़ सेफ निकला then only we go to clinical development. क्लिनिकल डेवलपमेंट में भी रातों रात हज़ारों पीपल के ऊपर, हज़ारों आदमियों के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता। देर आर फेसेस, एक एक फेस में आपको जो नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ जो केसेस हैं उसको बढ़ाया जाता है। एंड देन रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। अब ये जो है ये कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं। कोई कंट्री में फॉर एग्जांपल अमेरिका में वी आर हैविंग CDC, इंडिया में अलग एजेंसीज हैं, तो वो वैरी करता है कंट्री टू कंट्री। फिफ्थ इज मैन्युफैक्चरिंग। जब आपका सब स्टेजेस हो जाए, जब आप फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाए, देन यू हैव टू मैन्युफैक्चर इट। मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वैक्सीन होते हैं जिनको कम टेम्परेचर पे रखना होता है, तो उसके लिए काफ़ी और मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है। उसको रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए वायल्स चाहिए होते हैं, उसको असेंबली लाइन चाहिए होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होती है। ये सब चीज़ें फिफ्थ स्टेज में आती हैं। देन जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो लार्ज नंबर पे, वो जो क्वालिटी है, जो कि आप स्टेजेस जो स्टडी करके आ रहे हो, वो क्वालिटी जो है बरकरार रह रहा है कि नहीं, दैट इज assured in the quality control regularly, and it is kind of a reiterative step. Regularly वो try करते हैं कि जो quality है वो up to the mark है कि नहीं, and that is how vaccines are developed. Then let's move to our fifth article and the last article, जो कि है 4G coverage पे। अब यहाँ पे what we need to know is not specific to 4G coverage, but क्या क्या generations रहे हैं और क्या क्या differentiating factors है, that is important. So let's see क्या क्या generations रहे हैं। You know 5 generations रहे हैं। The 0th generation is known as the pre-call phone mobile telephony technology. यहाँ पे वो जो रेडियो के जो ज़माना था, that comes in 0th generation. First generation में first time calling आया, उसके बाद analog signals. Analog signals किसे कहते हैं? जो आपके जो sinusoidal waves होते हैं, इस टाइप के जो सिग्नल है उसे कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स। उसको और इसका जो स्पीड था वो था 24 kbps। आज के ज़माने में 24 kbps बहुत कम है, राइट? तो उस ज़माने के लिए काफ़ी ज़्यादा था फर्स्ट जनरेशन। देन वी हैड सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में एनालॉग से डिजिटल की तरफ शिफ्ट हुआ। डिजिटल में क्या? 0 1 0 1 0 1 0 1, ये टाइप जो सिग्नल्स है, देयर वाज ट्रांजिशन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, दैट वाज समथिंग हियर। और जो स्पीड था वो 64 kbps था। और उसके बाद डायरेक्टली थर्ड जनरेशन नहीं आया, इसमें यू हैड 2.5 जनरेशन, उसके बाद आया 2.75 जनरेशन, जिसमें छोटे मोटे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आए। उसके बाद आपका आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट था और जो स्पीड थी वो थी 2 Mbps। और अभी जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फोर्थ जनरेशन, जहाँ पे आपका IP बेस्ड है, आपका वोल्टी है, और जो स्पीड है कहने के लिए 100 Mbps है, पर मैंने कभी ये फील नहीं किया 100 Mbps, टू बी फ्रैंक। तो ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है फोर्थ जनरेशन। देन
वी आर हैविंग फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या है, फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी तक कॉमर्शलाइज हुआ नहीं है, अभी तक ट्रायल्स चल रहे हैं, ऑक्शनिंग का बात चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट में। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा कि जो इट वुड बी द हाईएस्ट, जो हम लोग ने पहले डाटा लेटेंसी का बात किया था, डाटा लेटेंसी जो है वो काफ़ी कम होगा, और जो स्पीड होगा वो फोर्थ जनरेशन के कंपैरिजन में 30 टाइम्स फास्टर होगा। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू सी, देखते हैं कैसा होता है। सो दीज आर द 5 generations of technologies, 5 generations of networking technologies, and I hope with that you have understood the consensus, you understood the concepts, and this had been and refreshing and I hope that this had been a refreshing topics for you. So with that, let's see you tomorrow. Stay tuned.